आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज सुबह आगरा में ट्रक और कार में भीषण सड़क हादसा हुआ था। इसी पर आपको बता देते हैं कि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी। सीसीटीवी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक सड़क हादसे की ये तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से ट्रक के नीचे पूरी की पूरी कार आ चुकी है। सिर्फ एक टेम्पो को बचाने के लिए इस कार ने अपनी राह को बदला, जिसमें ट्रक का शिकार हो जाती है ये कार। इस कार के अंदर सवार 3 लोग, तीनों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और एक शख्स जो कि साइकिल पर सवार था, उसके घायल होने की खबरें अब सामने आ रही है। तो यहाँ पर गलती ट्रक की भी हो जाएगी, लेकिन ये हादसा वाकई में बहुत दुखद। आरिफ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। आरिफ, यहाँ पर गलती ट्रक ड्राइवर की भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जो हम तस्वीर देख रहे हैं, एक टेम्पो को बचाने के लिए इस कार ने अपना रास्ता बदला और ट्रक के नीचे आ गई। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, साफ जाहिर होता है कि आमने सामने की टक्कर हुई है, पीछे टक्कर हुई है। हालात ये थे कि साथ में बैठने वाले 3 लोगों की मौत हुई है। तो सुबह के बाद सूचना आई थी कि ऑटो को बचाने के प्रयास टकराई है और उससे ये हादसा हुआ है। जिस हिसाब से सीसीटीवी आया उससे लग रहा है सामने की भीषण झड़प हुई है और जो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से दिख रहा है कि कार सवार है, उनकी कहीं ना कहीं गलती और सीधे जाकर ट्रक से टकराए हैं। अभी फिलहाल ये दिख रहा है कि आमने सामने टक्कर हुई है, लेकिन सुबह इस तरह की बात सामने आ रही थी। कंचन, मोहम्मद आरिफ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बहुत दुखद तस्वीरें हैं ये, बहुत दुखद और बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और ये समझा जा सकता है कितनी जोरदार जो ये टक्कर हुई है, इसमें किसी का भी बचना जो कार में सवार है वो नामुमकिन सा लगता है। शुक्रिया आपका मोहम्मद आरिफ। और अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से, तस्वीरें आज सुबह के इस सड़क हादसे की, जिसमें एक ऑटो को बचाने के लिए, ऑटो कहिए टेम्पो कहिए, इसको बचाने के चक्कर में ही ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये पूरा का पूरा परिवार आप कह लीजिए इस कार के अंदर जो सवार था, मौत के घाट उतर चुका है, क्योंकि ये कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे आ चुकी है। धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सीएम योगी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। माफ कीजिए, करने वाले हैं। आज शाम के 6 बजे सीएम योगी धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अध्यादेश 2020 को उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। सीएम आवास पर इस अध्यादेश का प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य देंगी। दरअसल धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए एक निदेशालय का गठन किया गया है, जो धर्मार्थ कार्य विभाग की योजनाओं और इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के संचालन को देखती है। सरकार ने धर्मार्थ कार्य प्रोजेक्ट्स में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इस अध्यादेश को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और रखरखाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जिसके तहत धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अध्यादेश 2020 उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गिरजाघर और कितने गुरुद्वारे हैं और इनके प्रबंधन के लिए सरकार एक नई नीति भी तैयार करेगी। हालांकि उस नीति को तैयार करने से पहले एक पूरी तैयारी, पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे और ये माना जा रहा है कि नए साल में इस अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी जाएगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है अनामिका। शाम के 6 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में क्या खास होने वाला है? जो प्रेजेंटेशन दिखाई जाने वाली है उसमें क्या है? देखिए कंचन, उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, उन सब के रखरखाव को लेके, प्रबंधन को लेके सरकार चाहती कि कोई गाइडलाइन तय हो, कोई मानक तैयार किए जाए। ऐसा नहीं किसी भी गली में, किसी भी कूचे में एक पत्थर रख करके और उसको वहाँ पे कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास करें। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें से पहले भी आई थी। ठीक इसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि अब जितने भी उत्तर प्रदेश में मंदिर या मस्जिद होंगे या कोई भी धार्मिक स्थल होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसका रेगुलेशन होगा। इसको लेकर नीति तैयार की गई है, एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया जाएगा। इसमें प्रयास ये है कि जो भी चीज़ें, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यानी कि कब किस मंदिर में कितनी भीड़ होती है, इसके दर्शक कितने होते हैं, श्रद्धालु कितने किस मौसम में आते हैं, उनके प्रबंधन कैसी है, व्यवस्था कैसी है, अगर कोई भी मंदिर तो ट्रस्ट के जरिए चल रहा है या सिंगल हैंडलिंग है,
बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अलग अलग शिकायतों के बाद से अब धर्मार्थ कार्य विभाग ने इसको लेके एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, एक खाका तैयार किया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया जाएगा आज शाम को। उसमें अगर कोई करेक्शन होता है या कोई मुख्यमंत्री सुझाव देते हैं तो उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि धर्मार्थ कार्य विभाग इसको लेके बहुत जल्दी एक अध्यादेश तैयार करा जिसको मंजूरी कैबिनेट के जरिए दी जाएगी। यानी कि प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो बेतरतीब ना हो, उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको रेगुलेट किया जा सके और सरकार को ये पता रहे कि कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है और चल किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से उन्हें और आगे बढ़ाना है, तैयारियां करनी है, रखरखाव करना है, पेंटिंग करवानी है, किस तरीके से उन्हें रखना है और कैसे उनका भविष्य तय किया जाएगा। ये सारी बातें एक प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाई जाएंगी मुख्यमंत्री को। देर शाम 6:30 बजे की बैठक होने वाली है। अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य इस प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे और ये माना जा रहा है कि आने वाले साल में सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी कर सकती है। कंचन, शुक्रिया आपका नामिका, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आवास योजना के तहत अब आपको बताएं कि सीएम योगी 21,562 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। सीएम योगी पहली किस्त में 87 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही शाम के 4 बजे 5 कालिदास मार्ग में इस पर एक पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 260 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर होने हैं, जिसमें 87 करोड़ की राशि आज दी जाएगी। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल हुए हैं आज। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का भी है। साथ ही सुमैया राणा के अलावा मसूद आलम, रमेश गौतम जैसे कई दिग्गज भी आज शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है, मुनव्वर राणा की बेटी है सुमैया, मसूद आलम भी हैं समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इन दोनों के अलावा रमेश गौतम समाजवादी पार्टी में आज ऑफिशियली शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने इन तीनों को ही सदस्यता पार्टी की दिलाई। जिस तरह का अन्याय, उत्पीड़न या लगातार सरकार के माध्यम से अपमानित होना पड़ रहा है लोगों को, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कहीं आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ऐसी सरकार के खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। देश विरोधियों को अपने यहां जगह देने वाली समाजवादी पार्टी आज जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर एक राष्ट्र विरोधी शायर मुनव्वर राणा की बेटी को ज्वाइन कराया, जो अभी चंद दिन पहले तक देश में और उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देश के कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, लोगों को बाकायदा उकसा रही थी, बवाल करा रही थी, पत्थरबाजियां करा रही थी, वो उसको आज उन्होंने अपने मंच पर बुलाकर ये बात साफ कर दी कि जो देश विरोधी गतिविधियों में रहेगा, जो आतंक के समर्थन में खड़ा होगा, उसके बाप को आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले अभी उसने साफ तौर पर कहा मुनव्वर राणा ने कि आतंकी अगर कत्ल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, उनका अधिकार है। तो आतंकियों को महिमा मंडित करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है कि जो इस तरह की भाषा बोले, जो देश तोड़ने की भाषा बोले, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे, वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो ये है तुष्टीकरण की राजनीति और निजी स्वार्थों की राजनीति, जो आज अखिलेश यादव ने फिर साबित कर दिया, पूरे मंच के ऊपर सबको दिखा दिया, पूरे देश ने और प्रदेश ने देख लिया कि ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से वार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है मोदी सरकार कह के वार किया। अब आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम ने बुलंदशहर, कानपुर और प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगातें भी दी हैं। पीएम ने कानपुर देहात के न्यू भावपुर में बुलंदशहर के न्यू खुर्जा के बीच में 351 किलोमीटर के हिस्से का वर्चुअल लोकार्पण किया, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इसके साथ पीएम मोदी ने प्रयागराज स्थित परिचालक नियंत्रक केंद्र और खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए खास तौर पर ये कॉरिडोर तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ये कॉरिडोर खेतों को सीधे बाजारों से जोड़ेगा।
को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाई और बहनों, मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं, और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है।